अच्छा, आज हम वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे। और वर्ल्ड वॉर वन जिसको कहते हैं, जिसको द ग्रेट वॉर भी बोला जाता है, जो 1914 से 1918 तक लड़ी गई थी। इसमें आपके दो ग्रुप्स थे, ठीक है, जिसमें आपके पास सेंट्रल पावर्स थे। अ, जिसमें जर्मन एम्पायर था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, बल्गेरिया था और ऑटोमन्स थे। जिनकी जंग हुई थी एलाइज, जिसको ट्रिपल एंटॉन भी बोलते हैं। उसमें रशिया, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, सर्बिया और जापान था। जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है इस जंग के बारे में, वो ये है कि हमारे पास 16 मिलियन लोग मतलब मरे थे। देखा जाए काफ़ी जानी नुकसान हुआ था। मगर साथ में नई टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसमें हमारे पास टैंक्स, एयरप्लेन्स, रेडियो और एक जो कहते हैं ना, जंग लड़ने का एक तरीका होता है, तो ट्रेंचेस में ये जंग लड़ी गई थी। मतलब इन अदर वर्ड्स, आपके यहाँ जो है ना, समझें कि अगर हमारे पास ज़मीन है, तो ज़मीन है तो बीच में हम गड्ढा खोद देते थे, और उधर सिपाही होते थे, वो इंतज़ार कर रहे होते थे कि वो जाके दुश्मन के मतलब ना उसमें गड्ढा में जाके चार्ज करके इधर जो है ना, हम जो है ना वो जगह जो है ना वो कब्जा कर लें। और अक्सर जो बीच में जो गड्ढा होता था जिसमें कोई सिपाही नहीं होते थे, उसको नो मैंस लैंड भी कहा जाता है। मतलब ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा मैंने चीज़ आपको बता दी है। तो वॉर मतलब जो जंग है आपकी वॉर, ये इस तरह शुरू हुई थी कि आपके पास आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का लीडर था, जो हेड था, उसको एक सर्बियन नेशनलिस्ट गैव्रिलो प्रिंसिप ने गोली मार दी थी। तो मतलब उसको हलाक कर दिया था, उसको असैसिनेट कर दिया था। और क्योंकि ऑस्ट्रो हंगेरियन ने उस चीज़ की, ज़ाहिर बात है, आपके एक मुल्क के हेड को कोई मार दे तो आप कुछ तो रिस्पॉन्ड करते हैं ना, तो उन्होंने सर्बिया की हुकूमत पे इल्ज़ाम डाल दिया और उस पे हमला कर दिया। अभी हम वापस जाते हैं अपने ग्रुप्स में, तो आपको पता होगा जो सर्बिया था वो किन के साथ था? जापान, इटली, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, ठीक है, इनके साथ, इनके ग्रुप में था। और ऑस्ट्रो हंगेरियन का जो, जाहिर बात है, वो क्या नाम है उसका, हेड फ्रांस फर्डिनेंड, जब उसकी डेथ हुई, तो इन्हें तो वैसे भी जंग का बहाना चाहिए था और उन्हें मिल गया। ठीक है, तो ये था भी उस दौर, वो ऐसा दौर था कि उसमें हर जो मुल्क है अपनी जो है ना ताकत दिखाना चाह रहा था। नई नई टेक्नोलॉजी, जैसा कहना, नई नई टेक्नोलॉजीज थी और वगैरह वगैरह, हर कोई अपनी जो है ना वो उसका मुजाहरा करना चाहता था। तो एनीवेज, तो उन्होंने आपस में फिर जंग जो है ना शुरू कर दी। और ये जंग आपकी पूरी दुनिया में, हम एक रीज़न हम इसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं। वैसे तो मोस्टली फोकस इसका यूरोप में, मगर पूरी दुनिया में ही लड़ी की थी। इसमें आपके पास मिसाल जो है, जिस तरह हमने ऑटोमन्स की मिसाल दी थी, वो मिडल ईस्ट में थे मोस्टली, ठीक है। उनकी जंग जिधर आपके अरब जो है ना ममालिक वगैरह हैं, उधर हुई थी। उसमें सुएज कनाल एक बहुत आइकॉनिक जगह है, ठीक है। और साथ में जो जापान था आपका, जो दूसरे ग्रुप में था, वो सॉरी, जो ट्रिपल अंतवाद में, वो खुद जो है ना जाके हमला कर रहा था चाइना में, और उधर जो है ना अपनी जो है ना अपना बेसिकली रकबा बढ़ा रहा था। फिर आपके पास जर्मनी आता है, वो फ्रांस पे हमला करते हैं, ठीक है। पहली चीज़ वो ये करते हैं, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, मतलब जब उनका वो असैसिनेट होता है, तो वो जाके मार्न में जाके रुक जाते हैं। उन्होंने ये असल में बड़ा ही स्विफ्ट प्लान बनाया था, उसको श्लीफन प्लान कहते हैं, जो जनरल मार्शल श्लीफन ने ही लिखा था। वो बेसिकली ये था कि हम दो फ्रंट खोलते हैं, फ्रांस और रशिया वाली साइड पे, ठीक है। अगर आप यूरोप के मैप में देखें, ठीक है, तो आपके साइड पे एक रशिया नज़र आएगा, ठीक है। लेट्स से ये बड़ा सारा रशिया है, ठीक है। और ये मेरा ज़रा सुस्त सा मैप है। तो यहाँ आपके पास ईस्ट, यहाँ रशिया था, ठीक है। वेस्ट पे आपके पास, लेट्स से इधर इंग्लैंड भी आ जाता है। वेस्ट पे आपके पास फ्रांस और यूके था, ठीक है। उस टाइम ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था। तो आपके पास ईस्ट और वेस्ट फ्रंट में, यहाँ बीच में जर्मनी आ जाता है ना आपके, और ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर, ये जो भी, और यहाँ नीचे तुर्की है कहीं, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ईस्ट और फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी कोल्ड वॉर, आपकी वर्ल्ड वॉर टू में और वर्ल्ड वॉर वन में, क्योंकि लड़ाई बेसिकली इन दो स्फीयर के दरमियान हो रही थी, दो जो है ना ग्रुप के दरमियान हो रही होती है।
ये ग्रुप बाद में बड़ा इन्वॉल्व होता है। बहरहाल अभी फ़िलहाल हम क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 की बात कर रहे हैं, तो आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट खुल जाता है। ये स्लीफन प्लान प्लान बेसिकली इसने ही सारा कुछ ये शुरू किया था। कहने का मकसद ये है, इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है इस लिहाज से। तो ये तो आपकी वॉर यूरोप में होगी। और मार्न जो है वो जगह थी जहाँ जर्मन जाके रुक गए थे, मतलब जब उन्हें फ्रांस पे हमला किया था। हालांकि उन्हें रशिया वाली साइड पे इतना सक्सेस नहीं मतलब रशियंस को इतनी सक्सेस नहीं मिला था। रशिया वाले साइड में फिर भी उनका कोई काम चल रहा था। मगर जहाँ वो रुके थे, जो वो फ्रांस को जल्दी से लेना चाहते थे, वो उनका नाकाम रह गया, क्योंकि वहाँ हमारे पास फ्रेंच और ब्रिटिश फोर्सेस थी, फ्रैंको ब्रिटिश फोर्सेस थी वेस्टर्न फ्रंट में। और साथ साथ हमारी और भी बहुत सारी मुख्तलिफ जगहों पे जंगें हुई। ठीक है, आपके पास वही फ्रांस वाली जगह में हमारे पास वर्डान है, 1916 है। आपके पास सोम है, 1916 है। ठीक है, मतलब दोनों वर्डान और सोम में लड़ाई हुई थी। फिर आपके पास गैलिपली है। ठीक है, एलाइज ने मोस्टली वर्डन और सोम, ठीक है, और मार्न भी आप कह सकते हैं क्लास से। ये वाली ऐसी जंग थी, ये इनके लिए कामयाब थी। ठीक है, मार्न में उन्होंने रोक लिया, वर्डन में भी उन्होंने जीत लिया, सोम में भी कुछ कर लिया। गैलिपली वाली ऐसी जंग थी, वो हार गए थे। ये आपकी टर्की वाली साइड पे थी। ठीक है, टर्की एक साइड पे था, मतलब लेट्स से अगर ये टर्की है और इसका इधर कहीं इलाका है गैलिपली वाला, तो उधर आके हमला हुआ था एलाइज की तरफ से, तो वो नाकाम हो गए थे, वो टर्की को कब्जा नहीं कर पाए थे। तो ये एक बड़ी आइकॉनिक जंग है उनकी। आपकी नेवल बैटल है जुटलैंड की, जो डेनमार्क वाली साइड पे हुई थी। और बस अगेन जैसा मैंने आपको कहा, रशिया जो है वो इतना कामयाब नहीं था, तो इसलिए हमारे पास ऐसी सच कोई जंगें नहीं है जो रशिया मतलब ईस्टर्न फ्रंट को ज़रा हाईलाइट करें। तो ये आपका ओवरव्यू है वर्ल्ड वॉर वन का। ठीक हो गया। अच्छा, अब ज़ाहिर बात है, जंग अज़ीम जारी जारी है, पहली जंग अज़ीम है, तो उसके कोई नुकसानात, फ़वाइद वगैरह सारे अपनी साइड पे हैं। मतलब कई लोग जीत गए थे, कई लोग हार गए थे, मतलब नेचुरली। जो अभी जो लेसर नोन कंट्रीज थे, वो इटली था, वो बेसिकली न्यूट्रल रहा था, मगर उन्होंने जो है ना सेंट्रल पावर्स ज्वाइन कर ली, इस मतलब इस लालच में कि उन्हें थोड़ी जो है ना, उन्हें भी थोड़ी मतलब जीत मिले, मतलब उन्हें भी थोड़ा इलाके वगैरह मिले, क्योंकि हर कोई, मैंने कहा ना, अपनी ताकत दिखाना चाह रहा था, हर कोई इलाके लेना चाह रहा था। तो ये एक बेसिकली एक लिहाज से ना ताकत की जंग थी, आप कहते हैं। अच्छा, तो जंग में ज़ाहिर बात है, उन्होंने एक और चीज़ जो की थी, वो ब्लॉकेट ने ब्रिटिश नेवी थी, उन्होंने ब्लॉकेट करने की कोशिश की। जर्मन सबमरीन जो थी, उन्होंने काफ़ी एलाइज वगैरह शिप्स वगैरह उड़ाई। इसमें अमेरिकन शिप्स भी थी, बाय द वे। अमेरिका था, इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर वन में। हम तो ज़ाहिर बात है अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं चीज़ें, तो अमेरिका था इन्वॉल्व वर्ल्ड वॉर वन में, मगर इतना डीपली नहीं था जितना वर्ल्ड वॉर टू में था। मतलब उन्होंने सोल्जर्स वगैरह भेजे थे, मगर फिर भी वो इतना सच सीरियस नहीं था। एक जो चीज़ हाईलाइट करने की ये है कि जर्मनी ने ऑफर की थी मेक्सिको को, ठीक है, कि वो आप हमारे साथ मिल जाएं, और हम आपको ना आपके जो इलाके हैं, ज़ाहिर बात है जैसे हमने पहले बताया था ना, अमेरिका ने कई इलाके अपनी जंगों से लिए हैं, और मेक्सिको के साथ जंग की थी इन्होंने और इलाके ले लिए थे। तो उनको खुश करने के लिए, मैक्सिकन्स को खुश करने के लिए, जर्मन्स ने ये चीज़ मतलब उनको एक इनविटेशन भेजी कि आप हमारे साथ जो है ना वो ये हमारे साथ दोस्ती का कुछ कर ले, मतलब हमारे साथ एलाइड हो जाए। ठीक है, और हम आपको अमेरिका के साथ मदद करेंगे। ये हुआ था प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के टाइम में, हुआ था 1917 में, मगर वो कामयाब नहीं हुआ था। कहने का मकसद ये है। अच्छा, रशिया में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपकी हुकूमत चेंज हो जाती है। जिस तरह फ्रांस में हमारी हुकूमत चेंज हुई थी, हमने कहा था ना, लुई द 14, उधर नेपोलियन आ जाता है, तो रशिया में आपके पास बोल्शेविक रेवोल्यूशन होती है। ठीक है, जो व्लादिमीर लेनिन हेड करता है, ये 1917 में होता है। तो इससे ये होता है कि जो रशिया की जो इन्वॉल्वमेंट है, जो ऑलरेडी मतलब इनका अपना जो ग्रुप था, वो ट्रिपल एंटॉन्ट का, उसमें वो निकल जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है हुकूमत गिर गई है जो पहले उनकी मदद कर रही थी। जहाँ फ्रांस की हुकूमत गिरी थी जब वो अमेरिका की मदद कर रहे थे, उस टाइम वो बादशाह था उधर, इधर भी बादशाह था, मगर जो जिन्होंने इनको रिप्लेस किया था वो कम्युनिस्ट थे। और तो इसी वजह से फिर रशिया जो था वो सोवियत यूनियन बन गया।
अच्छा, फाइनली आपकी जंग खत्म होने को आती है जब जर्मनी आपका देख लेता है कि भाई मेरे इर्द गिर्द जो है मतलब काम बन रहा नहीं है काफी। मतलब जर्मनी जो है वो ट्रीटी ऑफ आर्मिस्टिस इसको कहते हैं, और नवंबर 11 को 1918 को साइन कर देता है। इसकी रीजन यही थी कि वो देखता है कि ऑटोमन्स भी खत्म हो गए, ठीक है, जिसको हम खिलाफत उस्मानिया कहते हैं, और ऑस्ट्रिया हंगेरी मतलब उनका भी काम पूरा हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली हार जाते हैं तो फिर जर्मनी फोर्स हो जाता है तो वो भी साइन कर देता है सरेंडर का। और जाहिर बात है जंग जो है वो बहुत महंगी होती है, उसके लिए आपके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। और ये एक और रीज़न थी कि जर्मनी ने अपनी वो जो है ना वो उन्होंने सरेंडर करने की एक और रीज़न थी। फिर आपके पास बाल्फूर डिक्लेरेशन होती है, ठीक है। ये बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है अश्योर करती है कि हम जो यहूदी हैं मतलब फ़लस्तीन में हम यहूदियों के लिए एक मुल्क बनाएंगे, ठीक है, जो इसराइल है। इनकी बेसिकली शुरुआत बाल्फोर डिक्लेरेशन में होती है। ये 1917 में हुई थी। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है। और जाहिर बात है जब अब जंग खत्म होगी और इतनी तबाही हुई, इतनी जानी नुकसान हुआ, इतना बहुत कुछ हुआ, तो जो प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन है, वुडरो विल्सन एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट रहा है इन अ सेंस कि उसने ही ये जो आज हम यूनाइटेड नेशंस जिसको हम कहते हैं, उसकी शुरुआत ही लीग ऑफ नेशंस के साथ हुई थी। तो लीग ऑफ नेशंस जो है इसने जो है ना फॉर्म की एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मेन मकसद यही था कि सारी जंग रोकना, मगर वो एज सच कामयाब नहीं हुई। इसमें बहुत सारी वजूहत थी, मैं काफ़ी डिटेल में कह सकता हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था ना वाकया वो ये था कि इथोपिया की गवर्नमेंट थी उस टाइम, अफ्रीका में कंट्री है, उन्होंने मदद मांगने की कोशिश मांगने मांगने की कोशिश की। जो लीग ऑफ नेशंस में जितने मुल्क थे जिसमें आपके ये फ्रांस वगैरह जितने भी हैं, तो उन्होंने उनकी मदद नहीं की क्योंकि इटली ने हमला कर दिया था उन पे। और इटली जो था वो बाद में जंग अज़ीम दूसरी जंग अज़ीम में उनका हिस्सा था। जर्मनी, वो जो नाज़ी जर्मनी वगैरह, वो बाद में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। और कहने का मकसद है कि लीग ऑफ नेशंस कामयाब नहीं रही, ठीक है, वो शुरुआत थी मगर वो कामयाब नहीं रही। और ये कब फॉर्म हुई थी? आपकी हुई थी जनवरी 10 1920 में, ठीक है। और ये कब खत्म हुई थी? अप्रैल 1946। देखा जाए कुछ साल चली थी मगर खत्म हो गई थी। और इनका जो हेडक्वार्टर था वो जिनीवा स्विट्जरलैंड में था। तो ये आपके मेन मेन पॉइंट्स हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास दूसरी जंग अजीम शुरू हो जाती है, वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर 2 में हमारे पास रिलेटिवली वही ग्रुप रहते हैं, मगर जो चेंज होती है हमारे पास जापान और इटली की होती है। जापान और इटली जो हैं वो अपना साइड स्विच कर जाते हैं और वो जर्मनी के साथ मिल जाते हैं, और उनका जो नया ग्रुप है उसको अब एक्सिस बोलते हैं। और जो ब्रिटेन जो दूसरा जो ग्रुप था जिसको हम ट्रिपल एंटॉन बोलते थे, वो अब ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस और रशिया का ग्रुप बन गया। मतलब ये अब मेन प्लेयर्स आ गए। अच्छा, अब ये क्यों शुरू हुई थी जंग? इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। इसकी एक मेन वजूहत ये थी कि इसको द ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं। एक इकोनॉमिकली पूरी दुनिया डाउन थी। लोगों को जॉब्स नहीं थी, खाना वगैरह पीना उनके लिए बहुत मुश्किल था, ठीक है। ये वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ था आपका अक्टूबर 1929 को। और जब जो पहली जंग अजीम जब एंड हुई थी तो जर्मनी को फोर्स किया गया था एक ट्रीटी, मतलब एक मुआहदे पे, जिसको ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहते हैं, जो साइन हुई थी 29 जून को 1920 को, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इससे ये हुआ था कि जर्मनी ने काफ़ी कुछ लूज़ किया था। उन्हें अपना ज़मीनें अपनी छोड़नी पड़ी, अपनी पोजेशंस छोड़नी पड़ी, मतलब उनकी कॉलोनीज थी वो भी छोड़नी पड़ी। तो उनके साथ ज़्यादती थी एक लिहाज से। वहाँ एक लीडर आया था, उसका नाम हिटलर था। हिटलर जो था वो जर्मनी को, जो जर्मन्स हैं उनको ये कह रहा था कि भाई आपके साथ जाती है, हमारे साथ जाती हुई है, एज अ मुल्क हमारे यहाँ बेइज्जती है, बहुत कुछ है। तो उसने एक नाजी पार्टी का वो हेड था, जो नाजी पार्टी वो एक फैशिस्ट ग्रुप था, उसको फैशिस्ट ग्रुप इसलिए कहते हैं, फैशिस्ट ग्रुप वो उसको कहते हैं जो मोइबे वतन, आप जिन्हें नहीं हम कहते मोइबे वतन होते हैं लोग, एक होता है ना मोइबे वतन, और एक होता है कुछ ज्यादा ही मोइबे वतन, जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मोइबे वतन होता है, जो दूसरे को इंसान नहीं समझता, ठीक है। मतलब जर्मन्स ये थे कि वो दूसरी उनकी जो सोच में ये था कि जो जर्मन नस्ल है उसके अलावा जितने भी लोग हैं वो कमतर हैं। और यही सोच जापानियों की थी, मतलब वो जापानी अपने जापानी के बारे में सोचते थे, इटालियंस इटालियंस के बारे में सोचते थे।
तो यही सोच है लेके इन्होंने अपना रक़बा फैलाने की, दोबारा जंग बंदी की, दोबारा कब्ज़ा करने की कोशिश की है, दोबारा लड़ाइयों की जो है ना बहाने ढूँढने शुरू किए। बहरहाल हमारी जंग इसलिए शुरू होती है क्योंकि हिटलर जो था उसने ट्रीटी ऑफ वर्साइल तोड़ी, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन थी। जर्मनी मतलब वो फौज नहीं रख सकते थे, वो बहुत सारी उसमें पाबंदी थी। वो सारी पाबंदियां तोड़ के उन्होंने क्या किया, हिटलर ने अपने जो इर्द गिर्द नेबर्स, जो छोटे छोटे मुल्क हैं, उस पर हमला करना शुरू कर दिया। मतलब फ्रांस पे हमला करना शुरू कर दिया। अम, और भी बहुत सारी उन्होंने पोलैंड पे हमला करने शुरू कर दिया। ठीक हो गया। इटालियंस तो इनके साथ जुड़े हुए थे। उनका लीडर जो था वो मुसोलिनी था। ये बहुत सॉरी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं आपके। हिटलर, हिरोहितो मतलब जापान का, और मुसोलिनी। ठीक हो गया। ये आपके तीन बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। और जिस तरह श्लाइफन प्लान जो हमारा वर्ल्ड वॉर वन का था, इस टाइम जो जर्मन थे उन्होंने ब्लिट्स क्रीक सॉरी टैक्टिक्स यूज़ किए। बेसिकली ये वो टैक्टिक्स थे कि आप जो आपकी जितनी भी फौज है उसको आप जो है ना एक एक ही ग्रुप में डाल के, मतलब मैं आपको टेक्निकलिटीज में इतना नहीं जाना चाहता, मगर कहने का मकसद है ये भी एक जंग लड़ने का तरीका था, इन द सेंस कि आपकी जो टैंक और आपके जो फौजी हैं, सारे एक ही साथ ना, मतलब एक ही फोर्स में हमला करें। ठीक है, मतलब बेस्ट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ उर्दू में, वो ये। मगर अगेन आपको इसको इतनी डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना चाहिए उन्होंने ब्लिट्स क्रीग जो है वो एक टैक्टिक्स बेसिकली हिटलर ने जर्मनी ने यूज की थी। ज़ाहिर बात है, जो अब एक पहली आपकी इतनी बड़ी जंग हुई है, जो एलाइज जो थे, जो बेसिकली फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, पहले उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा चलो हिटलर को हम थोड़ा बहुत करने दे देते हैं। ठीक है, उसने मतलब पहले से छोटे छोटे मुल्कों में हमला किया। फ्रांस में सॉरी ये नहीं किया था, बाद में किया था उन्होंने। पहले से छोटे छोटे यूरोप में मुल्कों में कब्जा करने शुरू किए। आपके ऑस्ट्रिया हो गया, आपके मतलब और भी जो जितने भी सराउंडिंग मुल्क थे, सर्बिया वगैरह जितने भी थे, उनको छोटे मतलब जो बाकी जो यूरोप तकरीबन काफ़ी उन्होंने, अगर आप मैप में देखें वर्ल्ड वॉर टू का, तो काफ़ी हद तक जो है नाजीज ने जो है ना कब्जा किया था। बहरहाल अ, इन्होंने किसी पॉइंट तो रिस्पॉन्ड करना था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अगेन जो अमेरिका की हम बात करेंगे, वो ये थे कि अमेरिका ने ज्वाइन नहीं की थी जंग अ, जब तक जापान ने, क्योंकि जापान अगेन, पिछली बार हम सर्बिया की बात कर रहे थे, इस दफ़ा जापान ने छेड़छाड़ी की अमेरिका के साथ। वो ये की थी उन्होंने, पर्ल हार्बर जो उनका एक इलाका है, सॉरी एक वो हार्बर है, पोर्ट पोर्ट एन की हवाई स्टेट में, उधर जाके उन्होंने हमला कर दिया था। ठीक है, तो फिर अमेरिका ने जवाब तो देना था, तो अमेरिकन ने एलाइज की साइड ली, जाहिर बात है, क्योंकि वो जर्मनी की तो साइड नहीं लेंगे ना, उधर तो जापान है आपका। उन्होंने उनकी साइड ली और जंग में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। और साथ में आपके पास जापान है, उन्होंने वो ऑलरेडी सामने पड़ा था चाइना में, उन्होंने ऑलरेडी वो जो टेरिटरीज वगैरह कब्जा कर रहा था। उन्होंने मंचूरिया को कब्जा किया है, ये एक इलाका है, बड़ा हाईलाइट होता है। अगेन अगर आपको पता हो तो अच्छा है, अदरवाइज कोई बात नहीं, मगर फिर भी मतलब जहन में हो कोई 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 चीज़ भी आपकी डिटेल आपको पता होना, आप बेसिकली फ़ायदे में रहते हैं। जीडी में आपको ऐसे सच कोई चीज़ बता देते हैं ना कम्प्रिहेंशन में, या सर आपसे पूछ लेते हैं, तो आपको फ़ायदा हो जाता है, कहने का मकसद ये है। इटली जो था, उन्होंने जिस तरह मैंने बात की थी, इथोपिया पे हमला किया था। ठीक है, साथ में उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में पूरा हमला किया था, जिधर आपका ये लीबिया वगैरह है। ठीक हो गया। और ज़ाहिर बात है इन्होंने हर जगह हमला करने शुरू कर दिया था। जर्मनी के, जैसा मैंने बताया ना, मोस्टली अभी यूरोप पे हमला किया था उन्होंने, पोलैंड पे किया था। तो वो उन्होंने बर्तानिया में भी हमला किया था। फ्रांस को उन्होंने कब्जा कर दिया था, तो बर्तानिया में भी इन्होंने हमला करने किया एयरफोर्स से। मगर ये जो बैटल ऑफ ब्रिटेन थी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल थी, अ, जिससे इन्होंने, बर्तानिया ने जो है ना कामयाबी के साथ जर्मनी का हमला जो था, पहले उन्होंने जहाज़ों से किया, वो नाकाम हो गए, तो फिर इसलिए वो उन्होंने सीधा जाके जर्मनी, और दूसरा समंदर का एक फैक्टर था, तो वो फौज उधर भेजना एक बड़ा जो है ना मुश्किल काम था। तो इस वजह से बरतानिया की उस टाइम बचत हो गई थी। उन पे जो है ना जर्मनी उनको गैर गुमाल नहीं बना पाया था, जिस तरह उन्होंने बाकी मुल्कों को बनाया था। तो मतलब जिसको बाद में एलाइज ने आज़ाद किया वगैरह वगैरह। तो ये आपका सारा कुछ 1940, मतलब ये जो बैटल ऑफ ब्रिटेन जो थी वो 1940 में हुई थी। ठीक हो गया। अच्छा, आज के लिए वैसे इतना काफ़ी है। कल जो है हम इसको ज़्यादा जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे, जो आपका वर्ल्ड वॉर टू जो है ना वो किस तरह ख़त्म हुआ था, और हम थोड़ा बहुत कोल्ड, हो सकता है कोल्ड वॉर को
टच करें और जो मज़ीद आगे आपके रह जाएँगे हिस्ट्री के हिसाब से।